डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी बेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान से देखिएगा, क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफटी का एप्लीकेशन कैसा रहेगा। उसके बाद में उसी में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए और वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो इस लेक्चर को हम डिटेल इस लेक्चर में हम डिटेल समझाएंगे क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए। ठीक है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसा होगा। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड अटैच होते हैं मेटल आयन से। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं हर पॉइंट्स को डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूं क्या डी ऑर्बिटल्स के 5 टाइप्स हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ओके, देखिए आप ध्यान से, इसको मान लीजिए आप एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है ना, देखिए अब इसको मान लीजिए आप एक्स, इसको वाई मान लीजिए और इसको जेड मान लीजिए। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो मतलब ये ऑर्बिटल जो है वाई एक्सिस पर हो गए। ध्यान से देखिएगा, एक नया पॉइंट समझाने वाले हूं, और कहां पर हो गए, ये एक्स एक्सिस पर हो गए। आपको पता है कि डी ऑर्बिटल का डबल डम्बेल शेप होता है। कौन सा शेप, डबल डम्बेल। ठीक है, ये डी जेड स्क्वायर, तो देखिए बेटा ये जेड एक्सिस पर, ओके, ये इस तरह आएगा। ठीक है ना, और डी एक्स वाई मतलब ये किसके बीच में रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ऐसा एक्स और वाई मान लिए, इसको एक्स मान लिए और इसको वाई मान लिए, एक्स और वाई के बीच में ये ऑर्बिटल्स आ जाएंगे ऐसे। ओके, डबल डम्बेल। ये क्या रहेगा, ये रहेगा सर डी वाई जेड। ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं हम वाई, ये मान लेते हैं जेड, और ये हम कंसिडर कर लिए एक्स। ओके, तो y और z के बीच में रहेगा, तो देखिए ये y और z के बीच में डबल डम्बेल शेप ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये किसके बीच में रहेगा सर, ये रहेगा z और x के बीच में। इसको मैंने मान लिया हूं x, इसको मान लिया हूं मैंने z, और इसको मान लिया हूं y, ये आपको समझाने के लिए। ओके, देखिए, या फिर हम y यहां पर ले लेते। ओके, और ये x। चलिए ध्यान से देखिए, किसके बीच में रहेगा सर, ये रहेगा z और x के बीच में। ठीक है ना, ये इस तरह। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि डी ऑर्बिटल का शेप जो है डबल डम्बेल होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि मेटल आयन से 6 लिगेंड जुड़े होंगे। कितने लिगेंड, 6। ठीक है, यहां लिखे बेटा हमने, समझ लीजिए आप, मेटल आयन, और यहां पर लाकर हमने अप्रोच किए हैं लिगेंड। क्या अप्रोच किए हैं, लिगेंड। देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहां पर मेटल आयन से 6 लिगेंड जुड़े हैं। ठीक है, इसका स्प्लिटिंग कैसा हो रहा वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए, ये रहेगा बेटा एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, और ये रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। एक खास बात यह है क्या इसमें लेंथ ऑफ एक्सियल इज इक्वल टू द
लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों का लेंथ इक्वल होगा, एक्सियल का भी और इक्वेटोरियल पोजीशन का भी। ठीक है, हमेशा याद रखना आपने किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर है बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा हूं CONH3/6 और चार्ज बता दिया हमने यहाँ पर +3। ओके, ठीक है, किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ये आप छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्सियल पोजीशन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। बेटा इसका जो एंगल है ये 90 डिग्री का रहता, हमेशा याद रखना। अभी आपको समझाना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा 90 डिग्री का कैसा रहता। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक ये प्लेन है और यहाँ पर प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इधर हमने एक लिगेंड लगा दी है, ये दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड और ये चौथा लिगेंड। 4 लिगेंड जो है एक ही प्लेन में है जो मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। एक लिगेंड ऊपर रहेगा और एक लिगेंड नीचे रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लेकिन जब हम थोड़ा कंपेयर करेंगे क्या इसका एंगल कितना आएगा, तो बेटा 90 का एंगल तैयार करता है। यहाँ से ये इतना, कितने का? 90 का एंगल तैयार करता। ध्यान से देखिएगा, मतलब इसमें क्या हुआ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। देखिए क्या इसने एंगल तैयार किया 90 का, ये भी 90 का रहेगा, ये भी 90 का रहेगा। ओके, और इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन का लेंथ सेम रहेगा। इसके बाद देखिए फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहां मैंने मेटल आयन लगाया हूं और ये लिगेंड। ध्यान से देखिएगा, मेटल आयन और लिगेंड 2 3 4 5। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेके बात करूंगा आपसे, PCl5 समझाऊंगा अगर, तो ध्यान से देखिएगा इस तरह आएगा P1, ठीक है, 2 3 4 5। ओके, एक Cl, दूसरा Cl, 3 4 5। ठीक है, इसका जो एंगल है बेटा ये 90 डिग्री का रहता। कितना रहता? 90 डिग्री का। ठीक है ना, और ये 120 का रहता। ओके, लेकिन ये जो मैं आपको एक्सिस बता रहा हूं ये वाले, ये रहेगा एक्सियल पोजीशन, और ये जो आपको दिखाई दे रहा ये रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल और इक्वेटोरियल, देखिए ये रहेगा बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन और ये क्या रहेगा? एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में अगर आपने PCl5 मतलब केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा अच्छा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इसका बॉन्ड लेंथ रहता 240 pm। ओके, और इक्वेटोरियल में रहता बेटा 202 pm पिकोमीटर। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर एक्सियल पोजीशन का लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए लेंथ ऑफ एक्सियल इज ग्रेटर देन, ओके, लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां पर ध्यान से देखिएगा कि एक्सियल का लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए फॉर पेंटागोनल स्ट्रक्चर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, फॉर पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने लगाया हुआ मेटल आयन, लिगेंड 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ध्यान से देखिएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये मेटल आयन, ठीक है, 1 2 3 4 5। चलिए देखिए 1 2 3
4 5 6, पता है आपको, इसको हम बताते हैं एक्सियल पोजीशन। ओके, और बेटा ये रहेगा इक्विटोरियल पोजीशन। ओके सर, एक है इसमें एक्सियल पोजीशन और एक है इक्विटोरियल पोजीशन। ध्यान से देखिएगा, तो इसके लिए क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d3 होता है। इसके लिए कौन सा होगा, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और d sp3। ओके, और ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 लिगेंड है, तो यहाँ पर होगा d2sp3, देखिए आप d2sp3 और sp3d2। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इक्विटोरियल पोजीशन का लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। लेंथ ऑफ इक्विटोरियल पोजीशन इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एक्सियल, मतलब एक्सियल वाले से ज्यादा लेंथ होगी किसकी, इक्विटोरियल की। ठीक है, अब सवाल यह है, देखिए क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल तो टेक पार्ट हो रहा है, लेकिन कौन से वाले डी ऑर्बिटल टेक पार्ट होते, तो याद रखिएगा आप, इसमें डी ऑर्बिटल टेक पार्ट होते हैं dx² - y² और dz²। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जब कॉम्प्लेक्स तैयार होगा तो डी ऑर्बिटल टेक पार्ट होते हैं dx² - y² और dz², है ना। बहुत सारे बच्चे लॉजिक इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, पहले वाले ऑर्बिटल dxy dyz रॉन्ग है, ये वाले कौन से dx² - y² और dz², क्यों होंगे विद रीजन मैं आपको बताता जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स। ओके, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, ठीक है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल यूज होगा बेटा dz², कौन से वाला, dz², और स्क्वायर पिरामिडल में हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है, लेकिन यहाँ पर डी ऑर्बिटल यूज होगा dx² - y², पहले वाला। क्यों होगा, क्या कंडीशन है, तो ज्यादा हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक की, क्योंकि हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ CFT बेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना, पहले आपको ये याद कर लेने का, इसका मतलब एक्सेल वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा कि इक्विटोरियल। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि लेंथ ऑफ एक्सेल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इक्विटोरियल, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्सेल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इक्विटोरियल। ठीक है ना, उसके बाद में पेंटागोनल बाइपिरामिडल के लिए क्या रहेगा, लेंथ ऑफ इक्विटोरियल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एक्सियल। और इसके लिए क्या रहेगा बेटा, ये तो सब एक ही प्लेन में है ना, इक्वल रहेंगे, है ना, मींस लेंथ ऑफ एक्सियल तो नहीं है ना, बस इक्विटोरियल सारे इक्वल रहेंगे। ओके, ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया हूँ क्या, dx² - y² dz², है ना, ये डी ऑर्बिटल टेक पार्ट लेते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, क्यों होगा हाइब्रिडाइजेशन इस तरह का, तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसे डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए dx² - y² और dz²। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, चलिए आप समझ लीजिए पहले। ठीक है ना, क्या यहाँ पर dx² - y² dz² है ना, मतलब डी ऑर्बिटल ये वाले क्यों टेक पार्ट हो गए। देखिए यहाँ लिखे हमने बेटा एक मेटल आयन और 4 लिगेंड जो है ये एक ही प्लेन में है, और ये प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, मतलब एक हमने प्लेन यूज की है। सेंट्रल मेटल आयन, 1 लिगेंड 2 लिगेंड 3 लिगेंड 4 लिगेंड। ओके, एक ऊपर से अप्रोच हुआ करके और एक नीचे से, ये लिगेंड बता दिया मैंने आपको। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको x एक्सिस मानता हूँ,
इसको मैंने मान लिया हूँ बेटा y एक्सिस और इसको मान लिया हूँ z एक्सिस। तो इसको मानना है हमारे को x डैश, ये y डैश और ये z डैश। ठीक है, लिगेंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, 6 लिगेंड हमने जोड़ दिए यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए लिगेंड जो है मेटल आयन से अप्रोच हो रहे, किसका, एक्सिस का सहारा लेके, एक्स एक्सिस का सहारा लेकर के, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्यों सहारा ले रहे, क्योंकि इसका एंगल जो है ये 90 का है। कितने का एंगल है, 90 का है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या यहाँ पर लिगेंड जो है मेटल आयन से अप्रोच हो रहे, देखिए एक्सिस का सहारा लेके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। चलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले आप। देखिए ये लिगेंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। ये था बेटा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये रहेगा वाई डैश और ये है जेड एक्सिस और ये है जेड डैश। ओके, तो यहाँ पर लिगेंड जो है, ठीक है ना, मेटल आयन से अप्रोच हो रहे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहे, वाई एक्सिस के अलोंग हो रहे और जेड एक्सिस के अलोंग हो रहे। ध्यान से देखिएगा, लिगेंड approach to the metal ion along, ठीक है। देखिए ये एक ही प्लेन में है, एक्स वाला एक्सिस दोनों आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर डी ऑर्बिटल का, और ये वाई एक्सिस एक ही प्लेन में है, अलॉन्ग डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये डी एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर बराबर है। और कहां से अप्रोच हो रहे, डी जेड स्क्वायर से, एंड डी जेड स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, लिगेंड यहाँ पर मेटल आयन से आकर के अप्रोच हो रहे अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्यों हो रहे, क्योंकि यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 90 का। ओके, यहाँ पर इसका एंगल जो है 90 का है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड एंगल जो है 90 का होता है, आपको पता है, जस्ट इससे पहले के लेक्चर में बताया मैंने। तो लिगेंड जो है मेटल आयन से आकर के अप्रोच हो रहे, किसका सहारा लेकर के, एक्सिस का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये फिर डी ऑर्बिटल जो है और लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन की पेयर लेकर के आ रहे हैं, बराबर है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना, मेटल के जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और ये डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा। क्यों रिपल्शन हो रहा, क्योंकि ये एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, जब लिगेंड मेटल आयन से आकर के इधर अप्रोच होगा, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर एनर्जी लेवल को बढ़ा रहा, किसके, डी ऑर्बिटल की, है ना। और जब एनर्जी लेवल को ये बढ़ाएगा डी ऑर्बिटल की, तो इसकी वजह से मेटल आयन का डी ऑर्बिटल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसका एनर्जी लेवल ज्यादा हो जा रहा, बराबर है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का, है ना। और एनर्जी लेवल ज्यादा होने की वजह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा। ध्यान से देखिएगा, ये तो पहले लिगेंड थे, बेचारे खामोश थे, इनको अभी कुछ लेन देन नहीं था, है ना, ये डी ऑर्बिटल्स, है ना, और लिगेंड। तो जब लिगेंड जो है मेटल आयन के अप्रोच हो गए, मेटल आयन से अप्रोच हो गए, किसका सहारा लेके, अलोंग द एक्सिस, है ना। जब ये एक्सिस का सहारा लेकर के लिगेंड मेटल आयन से अप्रोच हो गए, तो मेटल आयन का डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एनर्जी लेवल, देखिए एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा, किसका, कोई बता सकता क्लास में, देखिए सर यहाँ पर एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा ये वाले ऑर्बिटल का, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का और डी जेड स्क्वायर का, क्योंकि मतलब एक्सिस का सहारा लेकर के लिगेंड जो मेटल आयन से अप्रोच हो रहे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, द रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन
द रिपल्शन टेक प्लेस between ligand and d orbital of metal ion. Therefore d orbital splitted into two groups. तो इसकी वजह से इसका d ऑर्बिटल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, देखिए यहां पर यह है बेटा डी ऑर्बिटल, इसका डी ऑर्बिटल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा। क्यों हो रहा समझ में आ रहा है? क्योंकि लिगेंड जो है मेटल आयन से जो अप्रोच हो रहे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का सहारा लेकर के हो रही, मतलब डी ऑर्बिटल के डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे। इसलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखिए T2G जो है ये लोअर एनर्जी लेवल पर होता है और EG ये हायर एनर्जी लेवल पर होता है। ये रहेगा बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये रहेगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ पर जो है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है ना, इस पर तो कुछ असर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लिगेंड जो है मेटल आयन से जो आकर के अप्रोच हो रहे किसका सहारा ले रहे हैं यहाँ पर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये वाला है ना। तो इसकी वजह से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। जब एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग होगा और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये कहाँ पर जाएगा? हायर एनर्जी लेवल पर, दैट इज EG। ओके, इसके बाद देखिए आप, क्या ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेंटर पॉइंट, इसे बताते हैं बेटा हम बैरी सेंटर। क्या बोलेंगे? बैरी सेंटर, है ना। इसके डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से, या फिर O बताएंगे हम ऑक्टाहेड्रल इसलिए, है ना, या फिर 10dq। क्या बताएंगे? 10dq डिफरेंशियल क्वांटा। ओके, यहां से इसका एनर्जी का जो डिफरेंस है बेटा बैरी सेंटर से, ये रहेगा 0.4 डेल्टा नॉट, या फिर डेल्टा O लगा देंगे ऑक्टा के लिए, और 4dq, और ये जो एनर्जी का फर्क है यहां से इतना, ये रहेगा, अच्छा माइनस में रहेगा, है ना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है एक्सिस के नीचे और एक्सिस के ऊपर। ओके, तो माइनस 4dq, और ये रहेगा बेटा प्लस का 0.6 डेल्टा O ऑक्टा के लिए और 6dq। ओके, और दोनों का एनर्जी का जो डिफरेंस है बैरी सेंटर से वो इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने इसको कैसा किए थे? देखिए हमने ऐसा किए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो, और EG में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो। देखिए CFSE कैसे निकाले थे हमने? CFSE इज इक्वल टू द प्लस 0.6 डेल्टा नॉट इंटू EG, है ना, और ये फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू A प्लस माइनस 0.4 ओके डेल्टा नॉट इंटू B, ठीक है ना। ध्यान से लिखिएगा फॉर्मूला, पहले आप ये समझ लीजिए बेटा। A रहेगा इसमें, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, और B रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। EG और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, इसका हम बहुत बड़ा टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको अभी ये तो समझ में आया होगा कि यहाँ पर d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसा होगा, ठीक है, दो पार्ट्स में। देखिए अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी दो चीजें हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हो सकता है और एक वीक फील्ड लिगेंड के लिए हो सकता है। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और वीक फील्ड के लिए। कैसे स्प्लिटिंग होगा, क्या होगा, मैं एक एक पॉइंट्स आपको डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है ना। T2G आपको समझ में आ गया, EG समझ में आ गया, ये है बैरी सेंटर। अच्छा, दोनों का डिस्टेंस जो है बेटा सेम आ रहा है क्या? एनर्जी का फर्क देखिए, तो 0.6 इंटू कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है यहाँ पर? अभी नंबर ऑफ ऑर्बिटल देख लेते हैं, 2 है ना, प्लस ये कितना रहेगा बेटा? माइनस 4 इंटू 3, माइनस 0.4 इंटू 3 कितना आ रहा है बेटा?
प्लस 1.2 माइनस 1.2 दैट इज 0 है बराबर। मतलब बेरी सेंटर से दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 0 है। इसका एनर्जी और इसका एनर्जी सेम रहेगा बराबर है। कहां से कहां तक के बोलो, बेरी सेंटर से Eg तक के और बेरी सेंटर से T2G तक के बराबर है। मतलब बेरी सेंटर से T2G और Eg का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बता देता हूं वीक फील्ड लिगेंड के लिए और उसके बाद में समझा दूंगा आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। देखिए ये पॉइंट क्लियर होगा। कौन से ऑर्बिटल टेक पार्ट होते हैं फिर, dx² - y² और dz²। ओके चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा। कॉम्प्लेक्स कौन सा, ऑक्टाहेड्रल कंटेनिंग वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड अगर हो तो लो स्प्लिटिंग पावर रहेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, ठीक है। देखिए चलिए ध्यान से देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वीक फील्ड लिगेंड, जिसमें क्या रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पी रहेगा बेटा इसमें पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना। और यहां पर हाई स्प्लिटिंग पावर रहेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, देखिए SFL प्रेजेंट हो तो हाई स्प्लिटिंग पावर होता है, हाई स्प्लिटिंग पावर ऑफ d ऑर्बिटल। अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो उस समय, ठीक है, d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ज्यादा होगा और ये तैयार करता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा करेगा, क्या करेगा, हम वही पढ़ने वाले हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, कौन से वाले, वीक फील्ड, ओके, तो वहां पर लो स्प्लिटिंग पावर होता है, लो स्प्लिटिंग पावर ऑफ d ऑर्बिटल और ये तैयार करेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखिएगा, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, मतलब d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग जो है ये डिपेंड करता है किस पर, लिगेंड कौन से वाले, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है या फिर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट हो तो d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, ओके, और अगर d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो वो तैयार करेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो उस समय स्प्लिटिंग होगा d ऑर्बिटल का वेरी लेस, बहुत कम होगा, और वो तैयार करेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इजीली जंप कर सकता है, और वो तैयार करेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें एक छोटी सी बात ये याद रखना कि यहाँ पर डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, बराबर है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ये दो चीजें, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड के लिए, और बाद में फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए।
ओके, चलिए ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट बताता हूँ। पेयरिंग एनर्जी क्या है? कि दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, सेम ऑर्बिटल में, उसे हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका स्प्लिटिंग कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है, ये पॉइंट्स में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको एक टेबल समझा देता हूं, समझ लीजिए पहले आप, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर आएगा सर D1, ओके, यहां पर आएगा D2। देखिए अब यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड के लिए हम इसका डिवीजन देखेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कॉन्फ़िगरेशन डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8, 9 और ये D10। बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, ओके, वीक फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट हो तो वहां पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। ओके, कैसा कि हम इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे, पहले T2G के सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर EG के सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड करते, और बाद में फिर पेयर T2G के इलेक्ट्रॉन करेंगे हम, और उसके बाद में EG के इलेक्ट्रॉन फील्ड करते। मतलब ये फॉलो करेगा हंस रूल, फॉलोड हंस रूल। ध्यान से देखिएगा, वीक फील्ड लिगेंड जो है ये हंस रूल फॉलो करता है, हंस रूल। ओके, अब यहाँ पर T2G इसके कितने टाइप से? 3 है सर, ये 1 2 3 ऐसा बता देता हूँ मैं। EG dx² - y² dz², पता है आपको, जस्ट बताया था। इसके 1 2 3 टाइप्स, ये वाले ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स, 1 2 3, 1 2 है सर, 1 2 3 1 2, ओके, 1 2 3 1 2, 1 2 3 टाइप्स, 1 2 टाइप्स, 1 2 3 टाइप्स, ये 2 टाइप्स, 1 2 3 1 2 टाइप्स, 1 2 3 1 और ये 2 टाइप्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये जो मैंने n लिखा हूँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या रहेगा इसमें? n रहेगा सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले आप T2G में ही फिल करेंगे। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है सर, स्पिन कितना आएगा इसका? हाफ, हाफ हो जाता ना। ओके, अब यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी n की जगह आप ये रख के देखिए कितना आ रहा, 1 + 1 2 कितना हो जाएगा? 2। ओके, नेचर, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा पैरामैग्नेटिक। क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पर आपको CFSE निकालना है, तो देखिए CFSE कैसे निकालेगा, ये बेरी सेंटर से, ओके, इसका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये कितना था? 0.4 है ना, डेल्टा नॉट इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या था? इनटू सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 है, तो देखिए इसका CFSE यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, 0.4, ओके, डेल्टा नॉट इनटू 1 है ना। अब यहाँ पर EG में तो नहीं, छोड़ दो उसको, आप कितना रहा? 0.4, लेकिन किसका रहेगा? माइनस का। ओके, ये प्लस 0.6 था। ओके, तो देखिए -0.4 डेल्टा नॉट होगा इसका आंसर। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ये वाला 0.4, क्योंकि यहाँ से इसका जो एनर्जी, जो डिस्टेंस था, ये था 0.4 वाला। ओके, सेकंड देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है ना, हाफ हाफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर, स्पिन है ना। तो 1 + 2 × 1 2 1, हाँ 2 + 1 कितना? 3 हो जाएगा सर। कैरेक्टरिस्टिक पैरामैग्नेटिक रहेगा। ओके, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसे 0.4 को, -0.4 × 2 कितना रहा? -0.8। देखिए -0.8 डेल्टा नॉट। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर? 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है सर, ठीक है ना। और एक पॉइंट हम इसमें भूल गए, देखिए एक मैं आपको और बता देता हूँ, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। चलिए देखिए, म्यू दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ मैं, नो डाउट, ठीक है। देखिए
म्यू मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, म्यू और क्या है फॉर्मूला सर, म्यू इज इक्वल टू है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू और बी एम बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक टेबल बताया था, अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 हो, n इज इक्वल टू 2 हो, n इज इक्वल टू 3 हो, n इज इक्वल टू 4 हो, n इज इक्वल टू 5 हो, तो इसका आंसर कितना रहा, रूट 3, रूट 8, ये कितना रहा, रूट 15, और ये आ रहा सर रूट 24, और ये आ रहा रूट 35। तो बेटा ये 1.732, ये है 2.828, ओके, ये है 3.873, ये रहेगा 4.9, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में 4.9, और ये रहेगा 5.916। ओके, डायरेक्ट याद ही कर लो। तो देखिए यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n कितना है, 1 है, तो ये आ जाएगा 1.732, या फिर डायरेक्ट रूट 3 लिख सकते हैं, ये आएगा 2.828। ओके, ये 3 है ना, तो 3.873। चलिए अब यहाँ पर डी में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है और वीक फील्ड लिगेंड है, तो T2G पहले सिंगल फील्ड किया हमने, फिर Eg, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, स्पिन कितना, अच्छा इसका स्पिन कितना आ रहा था, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 आएगा, मतलब 3/2। ओके, जब यहाँ पर ये 3/2 आया बेटा, ये भी समझाना बाकी है ना, ये 3/2 आया तो ये कितना आ रहा, देखिए 3 और 1 4। ओके, कैरेक्टरिस्टिक सर ये पैरा रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है सर, तो देखिए -0.4 ऐसी है ना, -0.4 इंटू 3 मतलब -1.2 डेल्टा नॉट। ओके, कर लेंगे आप कैलकुलेट उसे, क्योंकि T2G और Eg, ठीक है ना, देखिए ये 1 2 3 और ये 2, ये है Eg और ये है सर T2G, और इसको बता दिए थे हमने बेरी सेंटर, याद आ रहा आपको, डिस्टेंस कितना था, ये है 0.4 माइनस वाला, और ये प्लस वाला 0.6 डेल्टा नॉट। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, 3 हो गए यहाँ पर अनपेड। ओके, यहाँ पर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड है सर। ओके, स्पिन कितना आ रहा है इसका, 2 आएगा 4 के लिए। ओके, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 to the 4 + 1 5। ओके, कैरेक्टरिस्टिक सर पैरा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.4, देखिए कितना रहेगा इसके लिए बताइए, मैं यहाँ कर लेता हूँ, -0.4 इंटू कितने एम्पेयर, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, 3, प्लस ये कितने बेटा, हाँ 0.6 इंटू 1 मतलब ये कितना हो जाएगा, -1.2 प्लस 0.6, मतलब आंसर आ रहा है बेटा इसका -0.6 डेल्टा नॉट। ओके, यहाँ पर देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। अच्छा ये इसका कितना आया था अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 थे ना, तो 4.9, ये डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं आप, है ना, एक रहा तो 1 समथिंग, 2 रहा तो 2 समथिंग एटसेट्रा। यहाँ पर डी में कितने, 5 है, 1 2 3 4 5, एन कितना आएगा, 5 आएगा सर, है ना, स्पिन कितना आ रहा है इसमें, 2.5 लिख सकते हैं, 5/2, है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा बताइए, अच्छा 5 6। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक सर पैरा रहेगा। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसमें 5 है ना, तो 5.916 आ गया, लेकिन CFSE कितना आ रहा, CFSE देखिए -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो देखिए बेटा -1.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 0। याद रखना आपने कि इसमें D5 रहा तो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना आ रहा, 0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 है सर, 1 2 3 4 5 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब 4 अगर हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पिन कितना आ रहा, 2 आ रहा, सेम है ना, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना, 5 आ रहा, कैरेक्टरिस्टिक को सा पैरा क्यों बताया हमने, क्योंकि यहाँ पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर CFSE कितना आ रहा, तो इसका CFSE आ रहा -0.4 इंटू 4 प्लस, ठीक है ना,
0.6 इंटू टू, तो बेटा देखिए ये हो गया -1.6 -1.6 प्लस 1.2 मतलब 0.4 माइनस के, तो -0.4 ये डेल्टा नॉट प्लस पी करा मैंने। पी बोले तो पेयरिंग एनर्जी, पी मीन्स पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, मैं पेयरिंग एनर्जी का डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी जगह खाली है यहाँ पर, देखिए। अच्छा, प्लस पी क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार हुआ, अभी तक था क्या? नहीं था सर, एक नया फॉर्मूला बन गया उसमें प्लस पी। देखिए पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी मीन्स देखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज pairing of electron in same ऑर्बिटल, मतलब सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है। मतलब सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोलेंगे हम पेयरिंग एनर्जी। ओके बेटा, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो म्यू कितना आ रहा? 4.9 मैग्नेटिक मोमेंट। ओके नेक्स्ट डी में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 वाला है कि हाँ 1.5। ओके, और यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा? 3 4 आएगा सर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा? पैरामैग्नेटिक। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसा करेंगे? -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 प्लस 0.6 इंटू 2 इज इक्वल टू, तो -0.8। ये आंसर आएगा बेटा, -0.8 डेल्टा नॉट प्लस 2p। और ये कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर? सर 3 है यहाँ पर, तो ये रहेगा 3.873। देखिए 2p क्यों किया मैंने प्लस 2p? क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर बन गई थी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 4 6 7 8 ऐसे रहेगा ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब 2 के लिए ये देख लीजिए आप, ये 1 आ रहा सर। ओके, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा? 3 आ रहा। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? पैरामैग्नेटिक है सर, है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर कैसा आएगा? मतलब 0.4 इंटू 6 कितना होगा? -2.4 -2.4। देखिए 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2, तो कितना आ रहा? -2.4 प्लस 1.2 दैट इज -1.2। ओके, और ये रहेगा डेल्टा नॉट प्लस पी कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज प्लस 3p। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन? 9 है सर इसमें, 2 4 6 8 9। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 रहा तो स्पिन कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आ जाता है बेटा यहाँ पर। और कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए कितना आएगा? -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3 दैट इज -2.4 प्लस 1.8 दैट इज -0.6, बराबर है। तो क्या आएगा? -0.6 डेल्टा नॉट प्लस 4p, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा 2 4 6 8 10, ये तो 0 रहेगा सर, ये 0 रहेगा, यहाँ पर 1 होगा, है ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर 0 है, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 की कैरेक्टरिस्टिक डायमैग्नेटिक। ओके, अब ये देखिए कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर? -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4, है ना, इज इक्वल टू -2.4 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो क्या रहेगा? 0 प्लस, है ना, 0 ये है डेल्टा नॉट प्लस 5p, है ना, क्योंकि 5 क्या रहेगा? पेयरिंग एनर्जी रहेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए यहाँ पर म्यू रह गया, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है,
तो ये रहेगा बेटा 2.828। ओके, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो 1.732 और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो यह है 0। ठीक है ना। तो ये डिटेल्ड टॉपिक था किसके लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए। ओके, अब इसके बाद में समझ लेते हैं हम SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डेल्टा नॉट ये ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, चलिए देखिए, पहले मैं आपको टेबल पूरा कॉलम ही समझा दे रहा हूँ। अच्छा, ये नॉट फॉलो करेगा, नॉट फॉलोड, ओके, हंट्स रूल, और ये तैयार करेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। D3 तक के तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अरे, D4 से थोड़ा सा चेंजेस आएगा, D4, D5, D6 तक के आएगा चेंजेस, बाकी D7, D8, D9, D10 सेम रहेगा। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, कहां पर क्या चेंजेस आएगा वो मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, देखिए अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो D1, D2, D3 यहाँ तक के कोई चेंजेस नहीं आएगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, स्पिन हाफ है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2, पैरामैग्नेटिक 0.4। ओके, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो है ना, ये D2, तो स्पिन कितना आ जाएगा 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, ये पैरामैग्नेटिक और ये 0.8। और अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो तो 1.5, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा 4। ओके, पैरामैग्नेटिक और -1.2 जो हम पढ़े। अब ध्यान से देखिएगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 4 है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले T2G को फील्ड करना है सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये देखिए ये है T2G और ये है EG। तो 1, 2, 3, 4, पहले हमारे को लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल फील्ड करना है। बस यही डिफरेंस है किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है सर। ओके, लेकिन अनपेड कितने हैं 2 अनपेड हो तो यहाँ पर स्पिन कितना 1 आ रहा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रहा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो तो म्यू कितना आएगा 2.828। ठीक है ना, लेकिन CFSE कितना आएगा 4 इंटू, ठीक है, ये कितना था बैरी सेंटर से, ये था -0.4। ओके, और ये प्लस ये EG था ना कितना 0.6, तो 4 इंटू -0.4 मतलब -1.6 डेल्टा नॉट प्लस P पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर डी में कितने 5, 3, 4, 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, एक अनपेड रहा तो स्पिन कितना आ जाएगा हाफ आएगा। स्पिन मोमेंट कितना, मल्टीप्लिसिटी 2 आएगा सर। कैरेक्टरिस्टिक पैरामैग्नेटिक, ध्यान से देखिएगा। ओके, और यहाँ पर ये कितना आएगा म्यू 1.732। अब क्या निकालना है आपको, 5 इंटू 0.4 कितना आएगा -2.0 डेल्टा नॉट प्लस 2P। क्यों 2P, क्योंकि 2 पेयरिंग एनर्जी लगेगी। ओके, यहाँ पर डी में कितने 6 है ना। T2G में पहले हमारे को देखिए लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल फील्ड करना रहता है SFL में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, और वीक अगर हो तो पहले हम T2G के सिंगल बाद में EG में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि डेल्टा नॉट ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर करने को बुलाता है इसमें। ठीक है, ये कितना रहेगा बेटा 0 रहेगा। स्पिन कितना रहेगा 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगा सर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा डायामैग्नेटिक। ओके, उसके बाद देखिए 6 इंटू 0.4 कितना 24 -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3P। ओके, ये चेक कीजिएगा कितने बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 1 7, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्पिन कितना रहेगा हाफ रहेगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी
ठीक है ना, कितना आएगा इसमें 2 आएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा इसका पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, तो 6 इंटू 0.4 -2.4 प्लस, ठीक है ये कितना है 0.6, तो -1.8 डेल्टा नॉट प्लस क्या रहेगा बेटा 3p। ओके, ये चेक कीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें अनपेयर्ड, 1 1 2, मतलब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक, और ये सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए चेंज कहाँ से कहाँ आ रहा, बस 4 से लेकर के कहाँ तक के 7 तक के का, बस इसमें चेंजेस आ रहा, बाकी तो सभी का आंसर आपको सेम दिखाई दिया। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना रहेगा बेटा, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ कितना आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है सर, तो 1.732 कितना आएगा 1.732। तो ध्यान से देखिएगा, ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का भी यूज करके बताया आपको, और वीक फील्ड लिगेंड का भी। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपको समझा देता है, डेल्टा पी इज लेस देन और ग्रेटर देन कब रहेगा, ध्यान से देखिएगा वो समझा देता हूं। बस लास्ट 2-3 मिनट का टॉपिक रह गया। अगर देखिए कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो वहां पर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग पावर ज्यादा होता है, और अगर कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग पावर कम होता है। मतलब डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग पावर जो है ये डिपेंड होगा बेटा किस पर, सर ये डिपेंड होगा लिगेंड पर। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हाई स्प्लिटिंग पावर ऑफ डी ऑर्बिटल, और अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो लो स्प्लिटिंग पावर ऑफ डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है, चलिए देखिए, हाँ देखिए बेटा हमने यहां पर लिखे हैं डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल्स। ओके, यहां पर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो रहा, ये रहेगा Eg, और ये है T2G। ओके, dxy dyz dzx, सेंटर में क्या रहेगा, बैरी सेंटर बताते सर इसे हम, बैरी सेंटर। ओके, और यहां से डिफरेंस कितना, ये तो बताया था मैंने आपको, टोटल डेल्टा नॉट और 10 dq है ना, डिफरेंशियल क्वांटा, ये रहेगा 0.6 डेल्टा नॉट, और ये रहेगा -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ये रहेगा dx² माइनस y² और dz²। हमेशा ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो यही रहेगा, लेकिन देखिए जो स्प्लिटिंग बताया मैंने आपको, ये रहेगा बेटा SFL के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए क्या होता, क्या डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब यहाँ पर डेल्टा नॉट इसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। जब डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है तो पेयर तैयार कर लेता इनर ऑर्बिटल में, है ना, और उसी को बताते हैं पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है वीक फील्ड लिगेंड की बात। अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो लो स्प्लिटिंग पावर रहेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो हाई स्प्लिटिंग पावर रहेगा। ये बता दें हमने आपको T2G, वो dxy dyz dzx सेम, और यहाँ पर dx² माइनस y² dz²। यहाँ से ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा, ये रहेगा बेटा -0.4 डेल्टा नॉट, और
प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। ध्यान से देखिए, ये पेरी सेंटर, ठीक है ना। तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग देखिए, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए इसका स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हुआ, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है इसलिए स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ। इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, यानी यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी कम लगेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है इजीली ट्रांसफर हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल में, और वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार नहीं करेगा। पहले T2G फील्ड होगा, फिर Eg के सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में हम फील्ड करते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम बताते हैं अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो वो ओबे करता है हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो वो ओबे नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है देखिए पहले T2G में सिंगल फील्ड होते हैं और T2G में ही पेयर्ड फील्ड होते हैं, और बाद में फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं Eg में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक था स्ट्रक्चर, देखिए एप्लीकेशन ऑफ CFT बेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ CFT बेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स।